सत्येंद्र जैन के यहाँ हो गई, संजय सिंह, अब तो अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ भी रेड हो गई। ऐसा क्यों होता है कि एक चवन्नी तक नहीं मिलती है? सबको पता है ईडी किसके इशारे पे काम कर रही है। ईडी तो मालिक है आज। भगवान को भी अगर कह दें कि हम जेल करेंगे तो भगवान भी आज कुछ नहीं कर पाएंगे। ईडी इतनी ताकतवर एजेंसी है। जिस बयान पर एक चांदनी चौक का जेब कतरा भी जेल में ना जाए, उस बयान पर आपने सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। अगर सीएम केजरीवाल जेल से रिहा नहीं होते, उन्हें जमानत नहीं मिलती, तो ऐसी सूरत में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? अंदर बैठा अरविंद केजरीवाल बाहर के अरविंद केजरीवाल से डबल खतरनाक है। क्या जेल से सरकार चलाना मुमकिन है? एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, पॉपुलर सीएम, जिसके पास 62 एमएलएज हैं 70 में से, वो अंदर बैठकर भी कैसे सरकार बखूबी से चला सकता है, वो आज उदाहरण वो दिखाएंगे। दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, तो ऐसे में अगर वहाँ पर सरकार चलाने का संकट आता है तो राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। पूरा षड्यंत्र रचा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी को कुछ दिनों के लिए या हफ्तों के लिए आप जेल में डाल दो, एक ऐसा माहौल पैदा कर लो कि अब तो दिल्ली की सरकार चल ही नहीं पा रही है, और इसके जरिए हम प्रेसिडेंट रूल लगा दे। प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या है? एलजी सरकार चलाएंगे। एलजी मतलब भाजपा सरकार चलाएगी। आपने भी एलजी का जिक्र किया, उन्होंने भी एक हाल ही में बयान दिया है कि चाहे कुछ हो जाए हम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। उस बयान पर क्या कहेंगे? एलजी साहब भूल जाते हैं बार बार कि वो चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है। चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सीएम केजरीवाल पर एक आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के एक आरोपी से फ़ोन पर बात की और कहा कि विजय नायर मेरा आदमी है, ट्रस्ट करो। इस कहानी की शुरुआत होती है 21 मार्च की रात से, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली की जनता के साथ साथ देश भर के तमाम लोगों के मन में सवाल खड़े हुए कि आखिर कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कैसे अरेस्ट कर सकता है, ये मामला क्या है, और अगर सीएम केजरीवाल को ज़मानत नहीं मिलती और वो जेल से रिहा नहीं होते, तो ऐसी सूरत में सरकार कौन चलाएगा और मुख्यमंत्री कौन होगा? खैर, आम आदमी पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि सरकार जेल से ही चलेगी, मगर फिर भी सवाल तो लाजमी है, जिसका जवाब आज हम आम आदमी पार्टी के नेता जसमीन शाह से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत आपका दैनिक जागरण पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहला सवाल तो यही करूंगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सीएम केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अब आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, आज आम आदमी पार्टी के जो नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में जो कुछ तथ्य रखे हैं जी, वो मेरे ख्याल से देश को हिला देने वाले हैं। कोर्ट में क्या होगा, उसके रणनीति, लीगल रणनीति क्या रहेगी, उस पर भी हम बात करेंगे। जी, लेकिन मैं शुरुआत यहाँ से आपको करेक्ट करना चाहूँगा। आपने कहा कि कहानी शुरू होती है 21 मार्च को। कहानी शुरू नहीं होती 21 मार्च को, कहानी शुरू होती है अगस्त 2022 को, क्योंकि तब ईडी ने अपना नाक दिल्ली के गवर्नेंस में डाला और इस कथित शराब घोटाले की जांच ईडी ने शुरू करी। तो कहानी वहाँ से शुरू होती है। अब मुझे जो लग रहा है क्लाइमैक्स की तरफ कहानी आ रही है। तो ये क्या आज देश को हिलाने वाले क्या तथ्य अरविंद केजरीवाल जी ने खुद बयान रखा जज के सामने, माननीय जज के सामने, माननीय कोर्ट के सामने रखा। उन्होंने कुछ अहम बातें करी। उन्होंने क्या रखा? देखिए, आपके दर्शकों को समझना होगा कि दिल्ली में 2021-22 में एक नई शराब नीति आई थी और भाजपा ने उस शराब नीति को एक बहाना बनाकर अगस्त 2022 में एक जांच शुरू करी। सीबीआई, ईडी, तमाम एजेंसियों को आम आदमी पार्टी के पीछे डाल दिया। 2 साल बीत गए हैं, लगभग 2 साल बीत गए हैं। 2 साल से ये जांच चल रही हैं। 500 से ज़्यादा रेड पड़ चुकी है देश भर में। 1000 से ज़्यादा विटनेसेस बुलाए जा चुके हैं। बयान पे बयान पे बयान। कहते हैं ईडी की चार्जशीट में 25,000 पन्ने हैं, इतने बयान दर्ज कर दिए। अब रिकवरी कितनी हुई है? 1 नया रुपया, एक चवन्नी की रिकवरी उनको अब तक नहीं मिली। कोई पैसा ही नहीं मिला है उनको अब तक, ना कोई ठोस सबूत मिला है कि जिसके आधार पर आप कह सको कि आम आदमी पार्टी ने कुछ भी गलत किया हो। आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने एक बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो शराब घोटाले की बात हो रही है, ना ही वो पॉलिसी के डिज़ाइन में हुआ, ना ही वो जब शराब नीति लागू थी और इम्प्लीमेंटेशन चल रहा था, ना उस दरमियान हुआ। दिल्ली की जो कथित शराब घोटाला है वो वाकई में ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ, और ये इस समान हुआ कि जांच के बहाने कई ऐसे तमाम लोगों को भाजपा ने अपनी तरफ से बयान दिलवाया, उनसे पैसे वसूले इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, और उनसे अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिलवाया। और केवल बयानों, सरकारी गवाह, अप्रूवर के बयानों के आधार पे इन्होंने पूरा एक केस खड़ा किया है और अब कह रहे हैं कि दिल्ली में इतना बड़ा शराब घोटाला हुआ। तो ये एक तरफ से साफ हो जाता है कि
इस पूरी जांच के केवल और केवल दो मकसद थे, शुरुआत से ही दो मकसद थे, लेकिन आज जो तथ्य देश के सामने आ रहे हैं और हम बात जरूर करेंगे, खास करके एक शख्स हैं शरद चंद्र रेड्डी जो इस केस के किंगपिन माने जाते हैं और जिनके बयान के आधार पर आपने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाला है, वो शख्सियत क्या है उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब देश के सामने ये साफ हो गया है कि इस पूरी जांच के केवल दो मकसद थे। 2 साल से जो जांच चल रही है जिसमें एक चवन्नी तक रिकवरी नहीं हुई, उसमें केवल दो मकसद थे भाजपा के। पहला, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, क्रश कर देना। कभी भी देश के इतिहास में नहीं हुआ कि किसी भी पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 4 बड़े नेताओं को आपने एक साथ जेल में डाल दिया। मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ है, आपने बस जेल में डाल दिया। तो पहला मकसद था कि आम आदमी पार्टी को क्रश करना। दूसरा मकसद है कि ईडी के जरिए आपने एक एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया। जो तमाम शराब कारोबारी थे जिनको आपने पकड़ा और उनको धमकियां दी और उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा के अकाउंट में आपने पैसे डलवाए। और ये कब होता है? जब ईडी की रेड हो जाती है उसके बाद। तो ये 55 करोड़ की राशि अब सामने आई है। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सारा डेटा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है। तो कुल 55 करोड़ का दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है। किसने किया है? भाजपा ने किया है, क्योंकि पैसे की पूरी जो अकाउंट ट्रेल और मनी ट्रेल है वो उनके इसमें है। और ये एक पूरी साजिश के तहत किया गया। आपने खुलासा भी किया था कि इस पूरे घोटाले के पीछे बीजेपी का हाथ है और आपने एक नाम का जिक्र किया, उनका हाथ है। क्या है ये पूरा घोटाला? से देखिए, पूरा देश और पूरी दिल्ली 2 साल से जानना चाह रही थी कि एक ऐसा केस जो आपने बनाया है जिसपे 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे मैंने कहा 500 से ज़्यादा रेड हो चुकी है। मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड हो गई, सत्येंद्र जैन के यहाँ हो गई, संजय सिंह, अब तो अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ भी रेड हो गई। ऐसा क्यों होता है कि एक चवन्नी तक नहीं मिलती है? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी तब आती है जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, पीएमएलए जो बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और इसका मतलब है कि पैसों की हेराफेरी हुई, पैसों का लेन देन हुआ है। अब ऐसा केस जिसमें 2 साल से एक चवन्नी तक नहीं मिली, तो सवाल तो पैदा करता है कि हुआ क्या है और ये केस बनाया ही क्यों गया अगर कोई पैसा ही नहीं मिला। और अब तक ये सवाल ईडी भी पूछ रही थी कि नहीं, हमें मनी ट्रेल नहीं मिला है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं, हमें जल्द ही मिल जाएगा। ये कहते कहते 2 साल बीत जाते हैं। अब 21 मार्च को जब इलेक्शन कमीशन, मेरे ख्याल से 23 मार्च को इलेक्शन कमीशन जब वेबसाइट पे अपना डेटा जाहिर करता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे किसने दिए और किसको दिए, उससे ये पूरा रहस्य सुलझ जाता है कि दिल्ली में शराब घोटाला के नाम पे क्या हुआ था। हुआ ये था कि एक शराब कारोबारी है, उसकी कई कंपनियां, उसका नाम है शरद चंद्र रेड्डी, और इस नीति के तहत उसको भी कुछ रिटेल जोन्स मिले थे, लाइसेंस मिला था शराब के ठेके चलाने का। अब जब ये हुआ था, जुलाई अगस्त तक ये नीति चली थी, 2022 तक। अब जब ईडी ने इसकी जांच शुरू करी अगस्त 2022 में, तो ये सबके पीछे गए, तो शरद चंद्र रेड्डी के पीछे भी गए। 10 नवंबर 2022 को इन्होंने शरद रेड्डी के यहाँ रेड डाली, उससे पूछताछ करी और पूछा कि तुम अरविंद केजरीवाल से मिले हो, नहीं मिले हो, बताओ। तो वो कहता है कि मैं ना ही उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, मैं कभी उनसे मिला भी नहीं हूँ। अब ईडी क्या करता है, उसे गिरफ्तार कर ली थी, अरेस्ट कर दिया उसे। अब अरेस्ट होने के 5 दिन बाद, मतलब 10 नवंबर को अरेस्ट होता है, 5 दिन बाद 15 नवंबर उसकी एक कंपनी है औरोबिंदो फार्मा, वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है 5 करोड़ रुपए के और भाजपा को दे देता है। ये सारे तथ्य मैं कह रहा हूं, ये सारे पब्लिक डोमेन में। मतलब ईडी ने जिस मनी लॉन्ड्रर को अरेस्ट किया, आप खुद कह रहे हो, ईडी की चार्जशीट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि शरद चंद्र रेड्डी इज द किंग पिन ऑफ दिस एंटायर स्कैम। यही बंदा है जिसने एक साउथ लॉबी कुछ बनाई, साउथ ग्रुप, पता नहीं, ये लोग कुछ, बीजेपी हर दिन कहता रहता है कि एक साउथ लॉबी बनाई और उसका किंग पिन है शरद रेड्डी। तो इस किंग पिन से आपने व्हाइट में 5 करोड़, आप मान के चलो 5 करोड़ तो व्हाइट में मिले। अब ब्लैक में क्या हुआ होगा हमें नहीं पता, लेकिन 5 करोड़ रुपए तो वो खुद अपने खाते में ले रहा है और भाजपा भी मना नहीं कर रही है। अच्छा, अब और सुनिए, जनवरी 2023, 2 महीने बीत गए, शरद चंद्र रेड्डी अभी भी जेल में है। अच्छा, वो जाता है खुद कोर्ट के सामने और कहता है कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, ईडी मुझसे अपने हिसाब से गलत स्टेटमेंट, फेक स्टेटमेंट पे साइन करवाना चाहता है और इसलिए मुझे बेल चाहिए। लेकिन कोर्ट ने बेल नहीं दी और 4 महीने बीत जाते हैं। अब 6 महीने से एक व्यक्ति जेल में सड़ रहा है। अब वो थक जाता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है। तो अप्रैल में जाके, अब तक शरद रेड्डी के 4-5 बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें हर बयान में वो कहता है कि मैं अरविंद केजरीवाल से नहीं मिला। अप्रैल में वो कहता है कि मुझे याद आ गया कि मैं अरविंद केजरीवाल से 1 साल पहले मिला था और मैंने ये सारे शराब नीति के बारे में बात करी थी। तो ये सारी चीज़ें एक संदेह पैदा करती है। और इसके बाद भी 1-2 चीज़ें मैं बता दूं
आपके दर्शकों को कि मई में इस बंदे को बेल भी मिल जाती है। अब तक ईडी इसकी बेल का विरोध कर रहा था और अब वो बेल एप्लीकेशन जब हाईकोर्ट में पहुंचती तो कहता है कि मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। जिस चीज के लिए आपको अपनी नौकरी से एक दिन की छुट्टी ना मिले, ईडी कहती है कि हाँ हाँ इसकी तो पीठ में दर्द हो रहा है, इसको तो बेल मिल जानी चाहिए। बेल मिल जाती है, जून का महीना आ जाता है, वो सरकारी गवाह बन जाता है, इसका मतलब अप्रूवर बन जाता है। और नवंबर 2023 में, और मतलब ये सारी चीज क्योंकि बीजेपी ने तो उसे बेल दे दी, खुश कर दिया, तो वो और 50 करोड़ रुपए एक ही दिन वो अपनी 3 कंपनियों के जरिए बीजेपी को और 50 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पहुंचा देता है। मतलब ईडी के अरेस्ट और रेड होने के बाद शरद चंद्र रेड्डी जो किंगपिन माना जाता था वो सरकारी गवाह भी बन जाता है और भाजपा का एक बड़ा डोनर 55 करोड़ भी दे देता है। तो साफ मनी ट्रेल, जो अब तक हम कह रहे थे कि इस केस में मनी ट्रेल क्यों नहीं मिली, अब मिल गई है। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, जब से हमने ये खुलासा देश के सामने किया है, हम क्या कहें, ये तो इस इलेक्शन कमीशन के डेटा ने किया है, हम बार बार कह रहे हैं कि अब जो ईडी कह रही थी कि आपने जो अपना काम नहीं किया वो काम इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है, तो जाइए आप गिरफ्तार कीजिए, भाजपा के नेताओं को गिरफ्तार कीजिए। लेकिन सबको पता है ईडी किसके इशारे पे काम कर रही है। यानी कि आपको क्या लगता है ईडी इस घोटाले के खुलासे के बाद एक्शन नहीं लेगी, ईडी पर भरोसा नहीं आपको? नहीं, ईडी पे भरोसा तो अगर होता तो अब तक तो ईडी कर ही लेती काम। आप समझिए ना, ये सारा डेटा 23 मार्च को आया है, 5 दिन हो गए उसको। तो अगर आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट, आप जिस घोटाले के नाम पे आप 2 साल से जांच कर रहे हो, आपको चवन्नी नहीं मिली और सडनली आपको 55 करोड़ रुपए मिल जाते हैं और आप चुप हैं, तो इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल से ईडी आज देश के सामने एक मजाक बन के रह गया है। भाजपा ने उसको अपना एक पॉलिटिकल विंग, अपना डिपार्टमेंट बना दिया है कि जिन जिन विपक्षी नेताओं को आप हरा नहीं सकते चुनाव में, जिनके काम की आप बराबरी नहीं कर सकते। हम क्या कहते हैं कि हम स्कूल बना रहे हैं, हम अस्पताल बना रहे हैं, क्लिनिक बना रहे हैं, आप बनाइए और बढ़िया बनाइए, हम भी खुश होंगे, हम भी तालियां मारेंगे। लेकिन नहीं, स्कूल का जवाब हम ईडी के समन से देंगे, क्लिनिक का जवाब हम सीबीआई के समन से देंगे। तो ये राजनीति, ये खेल चल रहा है देश में। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक अगर हम बात करें तो सीएम केजरीवाल पर एक आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के एक आरोपी से फ़ोन पर बात की और कहा कि विजय नायर मेरा आदमी है, ट्रस्ट करो। ये भी आरोप निराधार है। कहाँ तथ्य किधर है? देखिए, आप समझिए ये पूरा केस किस आधार पे बना गया है। केस बना गया है, और मैं केवल ये एक शरद चंद्र रेड्डी की बात नहीं कर रहा, इसने तो पैसे दिए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सरकारी गवाह बने हैं, जिन्होंने शायद अब तक जो पता चला है पैसे नहीं दिए। लेकिन इसका ट्रेंड एक ही है कि इन सब के ऊपर ईडी पहले रेड करती है, उनसे बार बार पूछताछ करती है। वो हमेशा कहते हैं कि नहीं, हम तो कभी कुछ, हमने ना ही कोई घोटाला किया, ना हम अरविंद केजरीवाल जी या किसी से मिले या बात हुई। फिर उसको ईडी उसको अरेस्ट कर लेता है, कहता है कि नहीं आप कुछ गलत कह रहे हो तो हम आप पे दबाव डालेंगे। तो भैया जेल डाल दिया। ईडी तो मालिक है आज, भगवान को भी अगर कह दें कि हम जेल करेंगे तो भगवान भी आज कुछ नहीं कर पाएंगे। ईडी इतनी ताकतवर एजेंसी है। तो वो जेल में पहुंच जाते हैं, 2 महीने बीत जाते हैं, 4 महीने, 6 महीने, कुछ लोगों को तो 9 महीने तक जेल में रखा। और फिर होता है कि ये सारे लोग पलटते हैं और ऐसे बयान दे देते हैं जो पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अब तक उन्होंने 5, 6, 7 बयान दे चुके हैं, लेकिन जो उनका 8वां या 9वां बयान होता है वो पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। और तब कहते हैं कि सब कहते हैं, एक साथ कहते हैं कि हाँ मैं अरविंद केजरीवाल से मिला था, मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी। तो ये है, देखिए, कानूनी प्रक्रिया में जो सरकारी गवाह के स्टेटमेंट को सबसे कम अहमियत दी जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने लाभ के लिए, वो जेल से छूटने के लिए एक स्टेटमेंट दे रहा है। लेकिन आज देश का आलम ये हो गया है कि ईडी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, एक सिटिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को, एक सिटिंग राज्यसभा सांसद को, एक हेल्थ मिनिस्टर को, इन सब तमाम बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल देता है, केवल और केवल सरकारी गवाहों के बयान पर। जिस बयान पर एक चांदनी चौक का जेब कतरा भी जेल में ना जाए, उस बयान पर आपने सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। मुझे लगता है सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी में टाइम फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर हैं, आने वाले साल में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में एक ऐसा इंसान, एक ऐसा चेहरा आम आदमी पार्टी को शायद चाहिए होगा जो भले ही थोड़े ही तौर पर, मगर राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका निभा सके और चुनाव को संभाल सके। वो चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, भाजपा अगर समझती है कि अरविंद केजरीवाल जी को आप जेल के अंदर डाल दोगे और वो काम करना बंद कर देंगे, तो मेरे ख्याल से ये भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी। अंदर बैठा अरविंद केजरीवाल बाहर के अरविंद केजरीवाल से डबल खतरनाक है। अब उनके पास पूरा समय है, A to Z सारी रणनीतियां, अरविंद केजरीवाल जहां पे भी रहेंगे, उनके 2 काम है, पार्टी चला रहे हैं, पार्टी को गाइडेंस दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और दूसरा, उनकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के लोगों की समस्याओं को हल
उनका समाधान निकलने की जिम्मेदारी उनकी है, सबसे पहले है। उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, रात रात तक जागते हैं और वो अपना काम करते हैं। और जब वहाँ से कुछ संदेश भेजते हैं अपने मंत्रियों को जी। कि मोहल्ला क्लिनिक को एक बार देख लो, वहाँ पे कुछ कंप्लेंट आ रही है, पानी सीवर की अगर दिक्कत आ रही तो जल मंत्री आतिशी को बताया कि वहाँ पे एक बार देखा हो दिक्कत है, तो भाजपा उछल पड़ती है, कहते कि ये मुख्यमंत्री काम कैसे कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री तो सारे घर पे बैठते रहते हैं, जेल के अंदर हो या बाहर हो उसकी परवाह नहीं है उन्हें कि ये मुख्यमंत्री काम कैसे कर रहा है, इनको तो जेल में डाल दिया। तो मेरे ख्याल से देश के लोग को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी जहाँ पे भी रहेंगे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे और आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर है वो अपना दारोमदार वहाँ पे भी निभाते रहेंगे। अगर सीएम केजरीवाल जेल से रिहा नहीं होते, उन्हें जमानत नहीं मिलती, तो ऐसी सूरत में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से ये सवाल हमारे तो मन में नहीं है और दिल्ली के जनता के भी मन में नहीं है, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया गया है, आज नहीं तो कल, मेरे ख्याल से चंद दिनों की बात है, आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल जी ज़रूर बाहर आएंगे। और जब वो आएंगे तो आप मान के चलिए कि मोदी सरकार और इस भाजपा की तानाशाही सरकार की उल्टी गिनती उस दिन से शुरू हो जाएगी। क्या जेल से सरकार चलाना मुमकिन है? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और कहा था कि मैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी बेहतर कर दूंगा, जी। सारी स्वास्थ्य सेवाएं फ्री दूंगा, एयर कंडीशन मोहल्ला क्लिनिक्स गली गली में लगाऊंगा, बिजली फ्री कर दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा, तीर्थ यात्रा कराऊंगा, कोई विश्वास नहीं करता था। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करने का नाम है अरविंद केजरीवाल। तो अब तक अगर किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अंदर डालने की हरकत नहीं करी है, और अगर अब कर डालिए तो अरविंद केजरीवाल जी भी दिखा देंगे कि कैसे एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, पॉपुलर सीएम जिसके पास 62 एमएलएज हैं 70 में से, वो अंदर बैठकर भी कैसे सरकार बखूबी से चला सकता है, वो आज उदाहरण वो दिखाएंगे। अच्छा, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मीडिया के गलियारों में खबर छपी कि मुख्यमंत्री की रेस में पहला नाम खुद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का हो सकता है और दूसरा नाम अभी जो मंत्री हैं आतिशी उनका हो सकता है, क्योंकि भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी रह चुकी है सुनीता अग्रवाल जी और अरविंद केजरीवाल के साथ अनौपचारिक रूप से सरकार चलाने का अनुभव भी है और 10 साल से वो एक राजनीतिक घराने से, परिवार से हैं, तो उन्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा है। और दूसरा नाम जो सबसे ज़्यादा विभाग हैं जिनके पास, आतिशी 14 विभाग हैं उनके पास, उनका नाम है। इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये दावा पहले मैं आपको बता दूं, ये राजनीतिक गलियारों में तो मुझे कहीं नहीं सुनाई दे रही है। ये दावा चल रही है बीजेपी की ट्रोल आर्मी के जरिए। देखिए, भाजपा जब से सुनीता केजरीवाल जी ने क्योंकि उनको मिलने का समय कोर्ट ने दिया है अरविंद केजरीवाल जी को, तो शाम को वो जाती है, उनसे मिलती है और जो चीज़ अगर कुछ अरविंद केजरीवाल जी का संदेश है जनता तक पहुँचाती है। अब भाजपा को ये विश्वास नहीं होता है कि एक पढ़ी लिखी महिला कैसे देश को संबोधन कर सकती है। उनकी मानसिकता ही नहीं है कि एक महिला को आप कोई सम्मान दे सको। और काफ़ी इमोशनल जब भी वो होती है, शी इज़ वेरी इमोशनल, क्योंकि वाकई में जो हो रहा है बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है उनके परिवार के साथ। एंड में देश की जनता और दिल्ली की जनता के लिए एक ही एकमात्र मैसेज है और वो अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है कि मेरा शरीर जहाँ पे भी हो, आप ये मान के चलिए कि मेरी आत्मा आप सबके सामने है, आप सबके साथ है और मैं जहाँ पे भी रहूँगा अपना कर्तव्य निभाते रहूँगा। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा और कोई स्पेकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो अंदर बैठे हुए हैं वो बाहर के अरविंद केजरीवाल से 2 गुना खतरनाक हैं। वो अपना काम और मजबूती से करें। एक संवैधानिक विशेषज्ञों की जब हम बात करें तो उनसे हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, तो ऐसे में अगर वहाँ पर सरकार चलाने का संकट आता है तो राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में आम आदमी पार्टी क्या करेगी? देखिए, इसमें दिल्ली का नेशनल कैपिटल होना मायने नहीं रखता है। दिल्ली के बारे में जो संवैधानिक उसकी रचना है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, वो कोई स्टेट से अलग नहीं है, विपरीत नहीं है ना। तो अब आर्टिकल 356 के तहत तो कभी भी केंद्र राज्य को बोल सकता है कि मैं प्रेसिडेंट्स रूल लगा दूंगा। ये एक जजमेंट की बात होती है, क्या आप सरकार चला सकते हो, नहीं चला सकते हो। तो अब हमें मौका मिला है, जो भी है इस विपरीत परिस्थिति में हम सरकार चलाएंगे, दिखाएंगे, देश देखेगा। मेरे ख्याल से अगर भाजपा का वाकई में हमेशा मकसद था कि हम, क्योंकि देखो ये लोग बेचारे 2 दशक हो गए हैं दिल्ली में चुनाव लड़ सबके उन्होंने पैसे बर्बाद कर दिए, अपने ज़मीन जायदाद बर्बाद कर दी, लेकिन कभी भी चुनाव नहीं जीत पाए भाजपा के लोग। तो अब ना एक डेस्परेशन आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया। मेरे ख्याल से वहीं से भी एक ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी को कुछ दिनों के लिए या हफ्तों के लिए आप जेल में डाल दो, एक ऐसा माहौल पैदा कर लो कि अब तो दिल्ली की सरकार चल ही नहीं पा रही है और इसके ज़रिए हम प्रेसिडेंट रूल लगा दे। प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या है? एलजी सरकार चलाएंगे, एलजी मतलब भाजपा सरकार चलाएगी।
तो जो आदमी फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जो डेमोक्रेसी और चुनाव के तहत राज नहीं कर पाता है, वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम बैकडोर से एंट्री करना चाहें। मेरे ख्याल से जनता इन चीज़ों का जवाब देगी। आपने भी एलजी का जिक्र किया, उन्होंने भी एक हाल ही में बयान दिया है कि चाहे कुछ हो जाए हम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। उस बयान पर क्या कहेंगे? एलजी साहब भूल जाते हैं बार बार कि वो चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है, चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी सर, जागरण से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के नेता जसमीन शाह, जिन्होंने हमसे बात किया आम आदमी पार्टी के आगे के प्लान के ऊपर और सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर। मैं हूं अमन जैन और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार। थैंक यू।